होप टेक्निकली एवरीथिंग रिमेन राइट। ओके, जो मैं कह रहा था उसकी शुरुआत करें। मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और उसमें एक लास्ट टॉपिक के तौर पे आता है वर्धन साम्राज्य। उसी को हम पुष्यभूति साम्राज्य भी और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं, जिसे हमने देखा कि वो 550 के आसपास डेवलपमेंट होता है, यानी 6th सेंचुरी एडी के आसपास। और हर्षवर्धन जो 7वें नंबर का आखिरी राजा है वर्धन डायनेस्टी का, उसकी मौत नॉर्मल 647 एडी में होता है। तो लगभग मान के चलिए 100 वर्षों का वर्धन वंश रहा, 6th सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी के फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th century. There were 7 kings in this dynasty, as you know that. पुष्यभूति known as founder, इसने किंग की उपाधि नहीं ली, सामंत के तौर पे शासन किया, आई मीन फ्यूडल्स। नरवर्धन, he was also like a feudal, सामंत के तौर पे शासन किया। he was son of पुष्यभूति, नरवर्धन। and after नरवर्धन, राज्यवर्धन, राजवर्धन otherwise राज्यवर्धन, the actual is Rajvardhan. So Rajvardhan was third, and also Rajvardhan on 6th. There were 2 Rajvardhan in this dynasty. So third one, Rajvardhan, behaving like king, start ruling as a king, no doubt. Then come Aditya Vardhan. The next, his son is Aditya Vardhan. And then Prabhakar Vardhan. And Prabhakar Vardhan has 3 child. प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे. The first one is called Rajvardhan, who became after death of his father Prabhakar Vardhan just in 606 AD. Okay, and then same year Prabhakar Vardhan killed by the king of Bengal. That time the Bengal considered God. God means Eastern Bengal, पूर्वी बंगाल, दक्षिण बंगाल को राधा कहते हैं. So Eastern Bengal consider God and the Southern consider Radha, and the rest of is called Bengal. So I'm talking about that God, और God का मतलब today's Bangladesh full now. So Bangladesh यानी आज का Bangladesh, Bengal, that was considered God, and God's king was Shashank, who killed, Rajvardhan, 6th number king Rajvardhan. In that condition, his brother, younger brother, Harshvardhan, took oath and became the king as the last king of this dynasty, but greatest king of this dynasty. Okay, so Prabhakar Vardhan has 3 child. The one is Rajvardhan, second son is Harshvardhan, and one beautiful daughter, Rajshri. तो एक बहुत ही प्यारी पुत्री थी राजश्री. राजश्री की शादी उसने, पिता ने जो है मखौरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से की. ग्रहवर्मा किंग ऑफ मखौरी डायनेस्टी, किंग ऑफ कन्नौज. कन्नौज में मखौरी वंश का शासक था और ग्रहवर्मा राजा था, और ग्रहवर्मा से अपनी पुत्री की शादी की. क्लियर? याद रखना. हम देखेंगे इस ग्रहवर्मा की हत्या शशांक के इशारे पर उसका मित्र मालवा का गुप्त वंश का शासक जो है देवगुप्त, एक सामंत शासक था, देवगुप्त ने हत्या कर दी मालवा के युद्ध में. और इस वजह से जो है, जब मालवा के युद्ध के लिए राजवर्धन निकला कि मेरे जो है जीजा की हत्या कर दिया, तो शशांक ने जो है इसकी हत्या कर दी. दिस इज द रियलिटी. तो राजश्री बिकम विडो, राजश्री बिकम विडो,
और राजश्री जो है वो अब जो है मालवा का राजा देवगुप्त ने कैप्चर कर लिया राजश्री को, बट किसी तरह से वहां से भाग निकली और मरने की वजह से कहीं जा रही थी। ये खबर हर्षवर्धन को पता लगा, राजवर्धन मारा गया भाई, जीजाजी मखौरी वंश का कन्नौज का ग्रह वर्मा मारा गया, और ऐसे हालात में भाभी विधवा हुई, बहन विडो इशूलेस, बच्चे नहीं थे, वो विधवा हो गई, कन्नौज का राज खाली, खुद का राज में तुरंत इन्होंने 606 में गद्दी पर बैठा और तुरंत सबसे पहले कन्नौज के लिए कूच किया और तुरंत कन्नौज को अपने कब्जे में लिया और शशांक को मार भगाया। शशांक भाग गया तो हर्षवर्धन 606 एडी में कन्नौज का शासक बना। पहला काम कन्नौज को रिकैप्चर करना एंड देन स्टार्ट टू सर्च हिज सिस्टर राजश्री। मालवा में पता चला, ढूंढ के लाया गया, वो मरने के लिए जा रही थी, तब उसे लाया गया और उसे राजमाता का दर्जा दिया अपनी इस बहन को, और फिर बहन कभी दूसरी शादी नहीं की, अतः खुद का अपना राज और बहन का कन्नौज राज को मर्ज करके कन्नौज को ही राजधानी बनाकर 606 से 647 टोटल 41 इयर्स रूल किया हर्षवर्धन, और एक महानतम शासक भारतीय इतिहास का जाना जाता है हर्षवर्धन। हम उसकी बात कर रहे हैं जब सामंतवाद की पूर्णतः स्थापना हो जाती है। हर्षवर्धन की पहचान बहुत सारे मायनों से की जाती है, हम उस हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन की जो देखें या पुष्य भूति वंश की जो फर्स्ट कैपिटल थी, दैट वाज थानेश्वर, एंड थानेश्वर कंसीडर्ड बाय हवेनसांग श्रीकंठ। तो थानेश्वर जो उस समय अंबाला जिला, आज तो मालूम ही है कुरुक्षेत्र के पास है, अंबाला कुरुक्षेत्र के बीच में है, तो कुरुक्षेत्र में आज एक जगह है थानेश्वर। उस थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई एज ए कैपिटल बाय पुष्यभूति, मेक थानेश्वर एज ए कैपिटल। और फिर ये कैपिटल जो है हर्षवर्धन ने चेंज किया टू कन्नौज, तो ये ध्यान में रखना। फिर कैपिटल कहां लाया? कन्नौज, ये ध्यान में रखना। तो फर्स्ट वाज थानेश्वर, देन ट्रांसफर टू कन्नौज। कन्नौज इज नॉट सेकेंड कैपिटल, ट्रांसफर टू कन्नौज। कन्नौज विद्या की नगरी थी, बहुत सारे विद्यालय थे। इस हर्षवर्धन के दरबार में बहुत विद्वजन रहते थे। सवाल है ये वर्धन वंश ने किसको पराजित करके अपनी गद्दी स्थापित की? दे डिफीटेड टू हून्स, मालूम है ना, हूनों को पराजित करके थानेश्वर को कब्जे में लिया, तो हूनों को पराजित किया। दूसरा जो थोड़ा बहुत मालवा वाला रीजन है, मध्य प्रदेश वाला रीजन है, बुंदेलखंड वाला रीजन, वहां पर गुप्तों के पतन अवस्था के कुछ सामंत बचे थे जो अपने को गुप्त ही कहते, जैसे देवगुप्त किंग ऑफ मालवा, उसको भी पराजित करके सत्ता स्थापित किया। तो ये ध्यान में रखना है, गुप्त का पतन काल चल रहा था, उसको विनष्ट किया, हूनों का पतन करके गद्दी पर आया। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कैसे आया। इन दैट रिस्पेक्ट जीएस फाउंडेशन कोर्स हिस्ट्री क्लास एंसेंट इंडिया, पुष्यभूति डायनेस्टी या पुष्यभूति एम्पायर कह लीजिए, also known Vardhan dynasty, 6th century AD to 7th century AD. The founder was पुष्यभूति, सामंत की तरह शासन किया। सेकेंड नरवर्धन, थर्ड राजवर्धन, फोर्थ आदित्यवर्धन, फिफ्थ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री की बात की, राजवर्धन और हर्षवर्धन और राजश्री। तो प्रभाकर के मरने के बाद राजवर्धन गद्दी पर आया, राजवर्धन के मरने के बाद उसकी हत्या हो गई, तो हर्षवर्धन गद्दी पर आया, एंड ही वाज द लास्ट किंग। हर्षवर्धन वाज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, और who ruled from 606 AD to 647 AD as a last सम्राट of ancient Indian history। तो ये चीज है। अब है कैपिटल थानेश्वर था, श्रीकंठ। लेटर ऑन कन्नौज, known
कानकुब्ज, बैंक ऑफ गंगा। आज ये बेटा कन्नौज कानकुब्ज कहलाता और बैंक ऑफ गंगा, ठीक है ना। मालूम है आपको सेहत मेहत, यहाँ पे दो गांव है, तो पहले कानकुब्ज का जो था जा नाम सेहत मेहत नाम था, ठीक है, लेकिन वो सब उतना आपसे नहीं पूछता। तो चलिए हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। हम जरा समझा दें आपको, इस बोर्ड को मिटा के अगला कहानी कहेंगे तब हम स्टार्ट होंगे। तो लिसन करिए, हमें यहां से 5-6 चीजों को लेना है। हाउ मेनी किंग्स वर? टोटल 7 किंग, ये आपको एक रखना है। कितने राजा हुए? 7। फाउंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए जो है प्रभाकर वर्धन, और फिर राजवर्धन, और फिर हर्षवर्धन। योर इंपॉर्टेंट इज ओनली 4। पुष्यभूति एज ए फाउंडर, 5th प्रभाकर हैज 3 चाइल्ड, 1 इज राज, हर्ष एंड देन राजश्री। तो ये 3 और ये 4 याद रखना है। 3 को भूल जाइए, नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, यू हैव टू बी मिस इट। ये हो गया। कैपिटल कहां है? फर्स्ट थानेश्वर, इसको ह्वेनसांग ने क्या कहा? श्रीकंठ। और लेटर ऑन कैपिटल कन्नौज, कन्नौज को क्या कहते हैं? कान्यकुब्ज, बैंक ऑफ गंगा रिवर, एट प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। याद रखिए, क्लियर? तो याद, अब है यहां तक आगे, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, फाउंडर है, 6th सेंचुरी। अब इसको मिटा देते हैं और हम 3 लोगों को हाईलाइट करेंगे, ओके। हर्षवर्धन का ये टाइम है कैपिटल कन्नौज, इसको आज सेहत मेहत उस जमाने में ही जाना जाता था, कन्नौज। यहां तक आप आगे हर्षवर्धन के बारे में। अब आइए the last सम्राट of ancient Indian history, ये कंसिडर किया जाता है। नॉन शिलादित्य टाइटल। दूसरा, सेकेंड अशोका। बेटा अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कुछ चीजें, उसको बहुत ही प्यार से आपको देखना है, समझना है, ठीक है, ध्यान देना है, गौर से सुनो। हर्षवर्धन हमारा फोकस्ड है 606 एडी से 647 एडी। कैपिटल कन्नौज है, सेहत महत, उस आज 2 गांव हैं, सेहत महत, वहां से इसको रिलेट करते हैं कि वही वो लोकेशन है जो कैपिटल था। हर्षवर्धन कंसीडर द लास्ट सम्राट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि लिया था और सेकंड अशोका कहलाता है, द्वितीय अशोक। अब हम सारी बात कहानी के रूप में आपके सामने में रखने जा रहे हैं, जरा गौर फरमाएंगे आप, सुनिए।
हुनों को पराजित करके थानेश्वर में पुष्यभूति नाम का एक सामंत ने अपने राज्य सत्ता को स्थापित किया। थानेश्वर की पहचान आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर या थानेश्वर से की जाती है। थानेश्वर हमेशा से विद्या की नगरी रहा है और इस थानेश्वर को हवेनसांग ने जब यात्रा की थी तो थानेश्वर को उसने श्रीकंठ कहा। श्रीकंठ का मतलब होता है मां सरस्वती, यानी विद्या की नगरी, ये कहा गया है। अब आइए, जैसा हम जानते हैं नरवर्मन पुष्यभूति के बाद शासक बना। नरवर्मन के बाद हम देखते हैं अगला शासक जो है बनता रहा और फाइनली हमारा ध्यान नरवर्मन, राजवर्धन आया, राजवर्धन के बाद आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर, प्रभाकर के बाद राजवर्धन, फिर हर्षवर्धन। तो 7 हैं, सातों को ऐड करवा दो फिर से एक बार। पुष्यभूति, नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन अगेन और हर्षवर्धन, टोटल 7। चलिए, रिमेंबर पुष्यभूति से लेकर 6th किंग राजवर्धन तक शासन थानेश्वर से ही चला। हर्षवर्धन ने अपना सत्ता का केंद्र कन्नौज को बनाया, कन्नौज कैपिटल रहा। पॉइंट क्लियर? अब आइए, कुरुक्षेत्र को देखें तो ये यमुना के किनारे, यानी थानेश्वर कैपिटल बैंक ऑफ यमुना। व्हेन कैपिटल चेंज, कन्नौज बैंक ऑफ गंगा। एट प्रेजेंट सेहत मेहत 2 विलेज in Kannauj known as Kannikubja, Kannauj, Bank of Ganga in UP. Well, जब वर्धन वंश आया है तो उस टाइम में हून मौजूद हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। हूनों को डिफीट करके पुष्यभूति ने अपने राज्य स्थापित किया। आगे चल के आगे के राजाओं ने गुप्त जो थोड़े बहुत बचे हुए थे उसको फिर फाइनलाइज करके अपनी सत्ता को स्थापित करें। अब आइए, राजवर्धन जब 606 में गद्दी पर आया तो क्या होता है समझना है। तो जैसा मैंने कहा, प्रभाकर वर्धन नाम के राजा के 3 संतान थे। 3, एक पुत्री जिसका नाम राजश्री, जिसकी शादी कन्नौज के राजा मखौरी वंश के ग्रह वर्मा से हुई। ग्रह वर्मा की वो पत्नी बनी। ग्रह वर्मा की हत्या गौड़ यानी बंगाल के राजा शशांक, जो एक ब्राह्मण था, शशांक, जिसने गौतम बुद्ध जहां ज्ञान प्राप्त किए थे बोध गया, उस बोधि वृक्ष को काट डाला था। उसे बौद्ध धर्म से बड़ी चीड़ थी और ऑटोमेटिकली इससे भी दुश्मनी थी हर्ष से। तो शशांक ने अपने मित्र मालवा के राजा देवगुप्त को इशारा किया और ग्रह वर्मा की हत्या करवा दी। और ग्रह वर्मा की पत्नी जो थी राजश्री, उसको वो अरेस्ट कर लिया, कब्जे में ले लिया। लेकिन बड़ी मुश्किल से वो भाग निकली, ये देखते हैं। बाद में हर्षवर्धन उसे ढूंढ के लाया, ये ध्यान में रखना है। तो एक तो ये हुआ। राजवर्धन की हत्या शशांक है जो डायरेक्ट करेगा। तो एक्चुअली क्या है कि मालवा के युद्ध में जब ग्रह वर्मा की हत्या होती है तो फिर शाले साहब हैं राजवर्धन, वो एक्टिव होते हैं और मालवा पहुंचते हैं। पर देवगुप्त तो नहीं, लेकिन शशांक जो है उसकी हत्या कर देता है। और शशांक हत्या कर देता है और कन्नौज पर कब्जा भी कर लेता है। इन परिस्थितियों में हर्षवर्धन, जो राजवर्धन का छोटा भाई है, भाई के मारे जाने से अपना राज्य विहीन हुआ, तो तुरंत वो अपने राज्य का राजा बना। भाभी विधवा हो गई, ये एक दुख है। भाई अभी गद्दी पर बैठा और मारा गया, ये दुख है, जबकि बहुत शक्तिशाली था एज ए युवराज। फिर इधर जीजा मारा गया, ग्रह वर्मा, किंग ऑफ मखौरी डायनेस्टी कन्नौज। और इधर बहन विधवा हो गई और बहन के कोई संतान नहीं। तो तुरंत जो है हर्षवर्धन अपना राज अभिषेक करवाया और बहुत सिंपल वे में, और तुरंत कूच किया बिना लेट लतीफ के, और कन्नौज से शशांक को मार भगाया, यानी
भगा दिया और कन्नौज पे कैप्चर करके कन्नौज को ही कैपिटल बनाया और अपना और बहन का राज को मिला के एक करके राज करना शुरू किया। जैसे ही राज्य अभिषेक किया, उसका अगला उसका काम था बहन को ढूंढना और शशांक से देवगुप्त से बदला लेना, अपने भाई की हत्या का, जीजा की हत्या का बदला लेना, यह सबसे इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले बहन को ढूंढा और बहन मिली और बहन आजीवन कुमारी रही पर धर्म कर्म में लग गई, मतलब बहुत ही बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट हो गई, दान पुण्य में लगी रहती थी। उसी से प्रभावित होकर हर्षवर्धन भी बहुत बड़ा कर्ण के माफिक दानी बना, फिलैंथ्रोपिस्ट बना। तो ये महादानी था, ये रखिएगा याद। तो हर्षवर्धन अब गद्दी पर है, बहन मिल गई है, पास में है, दोनों राज मिल चुका है, राजधानी कन्नौज है। अब कहानी आगे बढ़ेगी तो हमारा टाइटल होगा ये, हर्षवर्धन 606 AD to 647 AD। इसके लिए हम बात करेंगे। तो हर्षवर्धन की कहानी को सुनिए आप। पहले हम हर्षवर्धन और उसके समकालीन समकक्ष राजा और राज्य को देखेंगे, तो आप इसके बैकग्राउंड को समझ पाएंगे। लिसन केयरफुली। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 में, उस वक्त गौर फरमाइए, जो उसके पड़ोस में है एक राज्य है आज का असम, और असम प्राचीन भारत में जाना जाता है काम रूप राज्य से। तो असम का नाम था कामरूप, और कामरूप की राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर। ज्योतिष मतलब जानते ही, जादू टोने से रिलेट हो जाता है, तो ज्योतिषपुर यानी ज्योतिष विद्या के लिए जाना जाता था। आज भी लोग कहते हैं ना कामाख्या, कामरूप कामाख्या रिटर्न। तो असम यानी कामरूप राज्य, उसकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, और इसका राजा जो था भास्कर वर्मन। वैसे भी भास्कर का अर्थ सूर्य होता है, और हमारा पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सनराइज। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुण मतलब मॉर्निंग सन। तो आपको माइंड मेकअप करना है कि हर्षवर्धन कन्नौज में है। एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अपने दिमाग में भरिए, जैसे मैं आंख बंद करता हूं ऐसे आंख बंद करिए, और अपने सामने में भारत के नक्शे को दिमाग में रखिए, और फिर आप एकदम मध्य क्षेत्र में पहुंचिए यूपी के, और कन्नौज पर टिका दीजिए, और कन्नौज से फिर अपने हाथ के इशारे से समझिए कि यहां भास्कर वर्मन है, तो कश्मीर में दुर्लभ वर्धन है, तो इधर जो है सिंध भी कब्जे में है, और गुजरात में जो है ध्रुव सेन है मैत्रक वंश का, और फिर इसी तरह से जो है गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र है, लेकिन वो अब राइजिंग नहीं है। तो वेस्टर्न चालुक्य है जहां बादामी राजधानी और चालुक्य है, उसके नीचे पल्लव है जिसका नरसिंह वर्मन पल्लव है, उसके नीचे श्रीलंका है जहां पर मान वर्मन शासन कर रहा है, और हर्षवर्धन के डर से वो जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के संरक्षण में आ जाता है। इधर गंजम यानी कि उड़ीसा है, और इधर बंगाल दूर गौड़ में शशांक है, और फिर इधर भास्कर वर्मन है असम में। जब तक आप अपने दिमाग में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं लाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। चीजों को स्कैन करिए, यू हैव टू स्कैन एवरीथिंग। समझ में आई? हमारे ऋषि महात्मा मुनि स्कैन कर करके पिछले जन्म तक की बातों को समझ लेते थे, आगे क्या होगा समझ लेते थे, यानी समय को मेजर कर लेते थे। चलिए जो भी है, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि पिछले 1 साल से आपने क्या पढ़ा है उसको रिमाइंड कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कैनिंग पावर ऑफ माइंड। स्कैन करिए, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। आंख बंद करके कोई चीज को ध्यान में लेंगे, एकाग्रचित्र होकर के बिल्कुल शांत वातावरण में, तो चीजें हमेशा के लिए सदैव आपके दृष्टि पटल पर आ जाएगी। दिस इज द रियलिटी। कहने का मतलब है, समझिए, हर्षवर्धन जब सत्ता में है तो उस वक्त कौन किस राज्य में
शासन कर रहा है। सबसे पहले मैंने कहा असम को कामरूप के नाम से जाना जाता। कामरूप की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी और यहां का क्षत्रिय वंश का राजा भास्कर वर्मन था। हवेन शांग जब भारत आएगा तो भास्कर वर्मन के पास भी जाएगा और जब कुछ ज्यादा देर भास्कर वर्मन मैंने कुछ ज्यादा दिन रोक लेता है हवेन शांग को, तो हर्षवर्धन पत्र लिखता है, मैसेज देता है भास्कर वर्मन को, क्या जितनी जल्दी हो सके हवेन शांग को भेज दो या फिर अपना गर्दन काट के भेज दो। ये था वर्चस्व किसका? हर्षवर्धन। भास्कर वंश जैसे लोग जो हैं, ये तमाम राजा इनके दरबार में आते थे जब ये इंद्र सुनासर की पूजा करता। सब बताएंगे, चीजें बहुत हैं। अब आइए बंगाल के पूर्वी हिस्से को, जो आज का बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है, वो भी गौड़ के नाम से जाना जाता। और गौड़ का शासक ब्राह्मण वंश का शशांक था। शशांक का अर्थ होता है मून, माफताब, चंद्रमा। समझ में आई बात? शशांक। उसे बौद्ध धर्म से घृणा थी। उसने बिहार के बोध गया स्थित बोधि वृक्ष जो था उसे काट डाला था। अब उसी से फिर निकला है ये पेड़ जो आज है, लेकिन काट डाला था। तो ये शशांक है। यही शशांक जो है राजवर्धन की हत्या किया था। बात समझाई? और इसी शशांक के कहने पर मालवा नरेश देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या की। तो शशांक से बदला लेगा। यही हर्षवर्धन शशांक की 630 में हत्या करेगा और अपना टाइटल लेगा शिलादित्य। शिलादित्य याद रखिएगा, ये लेगा। अब आते हैं, जब उड़ीसा के गंजम क्षेत्र सबको जीतेगा तो प्रतापशील का भी है कि वो प्रतापशील भी कहलाया था, पर वो आपके जल्दी आता नहीं है। वेल, नेक्स्ट आइए, चलते हैं कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उस समय में हम कश्मीर के रूप में जानेंगे। और कश्मीर का जो उस टाइम में राजा था, कारकोट वंश का संस्थापक, क्या कहा मैंने? कारकोट डायनेस्टी का फाउंडर दुर्लभ वर्धन, जो 625 में गद्दी संभाला और कारकोट डायनेस्टी की स्थापना की। और इस दुर्लभ वर्धन का बेटा होगा दुर्लभक, और दुर्लभक के 3 संतान होंगे, ललितादित्य, मुक्तिपीड़ और अन्य 2 होंगे। ललितादित्य मुक्तिपीड़ का शासन कश्मीर से लेकर भूमध्य सागर के सीरिया तक होगा। समझ में आई बात? सीरिया तक। तो आप सिकंदर पढ़ते हैं, ललितादित्य मुक्तिपीड़ को नहीं पढ़ते। समझ में आई बात? इसलिए उन्हें डर है कि कहीं ये फिर न चढ़े, इसलिए वो हमेशा एग्रेसिव होते हैं। तो जब तक हम समझेंगे नहीं इतिहास को, कैसे समझेंगे कि अब वो क्यों एग्रेसिव है? तो दुर्लभ वर्धन वॉज क्षत्रिय किंग, कारकोट डायनेस्टी, जो 625 से 885 तक रूल करता है, लगभग 150 पौने 200 साल। उनमें जो फाउंडर है दुर्लभ वर्धन, वो 625 ऑनवर्ड, और ये हर्षवर्धन का काउंटर पार्ट, समकक्ष यानी समकालीन, समकक्ष यानी बराबर के पद का, और मित्र भी है हर्षवर्धन का। जब हर्षवर्धन आगे चल करके बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हवेन सांग से प्रभावित होकर अपना लेगा, तो यही मित्र दुर्लभ वर्धन, जो उसके पास गौतम बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है, वो टूथ गौतम बुद्ध का गिफ्ट कर देगा हर्षवर्धन को। तो दुर्लभ वर्धन ने हर्षवर्धन अपने मित्र को, जब वो महायानी शाखा बौद्ध धर्म का अपनाया, तो अपनी तरफ से एक दुर्लभ भेंट किया, गौतम बुद्ध का दांत, जो हर्ष के पास आया। वर्तमान में ये दुर्लभ दांत जो है गौतम बुद्ध का, श्रीलंका के कैंडी शहर स्थित कैंडी स्तूप में रखा हुआ है, जो क्रिकेट का
मैदान भी है। कैंडी। तो कैंडी, कैंडी जो हम लोग खाते हैं, कोई मीठी चीज जो खाते हैं, चॉकलेट टाइप की चीज है, उसको कैंडी कहते हैं। और कैंडी से क्या खराब होता है? दांत। क्यों? तो गौतम बुद्ध के दांत कहां रखे हैं? कैंडी। ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये था दुर्लभ। सिंध में जो राज्य था, उस राज्य को भी पराजित करके सिंध को भी हर्षवर्धन अपने राज्य में मिला लिया। सिंध के साथ गुजरात। गुजरात में मैत्रक वंश का राजा ध्रुवसेन शासन कर रहा था। ध्रुवसेन से लड़ाई हुई, हर्षवर्धन विजय प्राप्त किया और ध्रुवसेन को जिंदा रखा, लेकिन उससे क्या किया? दोस्ती कर ली और ध्रुवसेन से अपनी पुत्री की शादी करके उसे अपना दामाद बना लिया। अर्थात हर्षवर्धन का समधियाना मैत्रक वंश, वल्लभी, गुजरात। ध्रुवसेन वॉज सन इन लॉ ऑफ हर्षवर्धन। तो गुजरात में एक राज था वल्लभी, बहुत बड़ा विद्या का केंद्र था। तो वल्लभी राज में मैत्रक वंश शासन करता, ध्रुवसेन नाम का राजा था। हर्षवर्धन से पराजित हुआ। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री की शादी ध्रुवसेन से की और उसे अपना दामाद बनाया, और इस तरह से गुजरात लगभग उसके अधीन ही रहा, सिंध अधीन ही रहा। ठीक है, कश्मीर अधीन नहीं है हर्षवर्धन की, ध्यान रखिएगा। भास्कर वर्मा अधीनता मानता था। बंगाल को जब जीत लिया तो अधीनता मानने लगा। तो आपने देखा ये चीजें। अब आइए, मालवा का राज्य जो था वो कौन चला रहा था? देवगुप्त। देवगुप्त तो उसका कट्टर दुश्मन है। तो देवगुप्त को मारा ही नहीं, उसके राज्य को भी अपने राज्य में मिलाया और अपनी अधीनता में रखा। तो इस तरह से मालवा भी जीत लिया। अब आइए, जो गुप्त छोटे मोटे थे सबको नष्ट कर दिया, हून नष्ट हो चुके थे। अब हर्ष का राज चलता रहा। अब ध्यान दें, हर्ष के समय में ही हम देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा है। तो पहले इसको ऐसे समझिए, भारत में जो चालुक्य वंश है, चालुक्य डायनेस्टी, वो 3 चालुक्य हैं। ठीक है, आप कहें कैसे? तो एक तो चालुक्य है जिसका कैपिटल था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। इसको कहते हैं पूर्वी चालुक्य। सॉरी, हैदराबाद, इसको चालुक्य कहते हैं। हैदराबाद को नोन एज कल्याणी, और इसको कहा गया चालुक्य। अब आइए, एक है वेस्टर्न चालुक्य। चालुक्याज अनदर ब्रांच इज कॉल्ड पश्चिम के चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य। ये जो चालुक्य है, इसमें जो है एक राजा होगा जय सिंह एज ए फाउंडर। ठीक है, कैपिटल होगा बादामी, उसी को कहते हैं वातापी। यह है कर्नाटक में। तो बादामी कहिए, वातापी कहिए, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये वहां से शासन कर रहा है चालुक्य। ये जो चालुक्य है, जयसिंह होगा, कीर्तिवर्मन होगा। ठीक है, उसी तरह से आगे चल के पुलकेशिन फर्स्ट होगा, जो हिरण्यगर्भ, सुन रहे हैं ना, हिरण्यगर्भ जो है संपादित करेगा यज्ञ, और फिर अश्वमेध यज्ञ भी करेगा। पुलकेशिन के बाद जो है होगा आपका कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन जो होगा उसका बेटा होगा पुलकेशिन सेकेंड। लेकिन कीर्तिवर्मन जो है जब राज कर रहा था, तो जब मर गया तो उसका भाई आया मंगलेश, और मंगलेश जब गद्दी पर आया तो मंगलेश शासन किया। लेकिन मंगलेश अपने बेटा को सक्सेसर डिक्लेयर किया। मंगलेश ने अपने पुत्र को सक्सेसर डिक्लेयर किया। तो कृतवर्मा जो मर चुका था, उसका बेटा जो पुलकेशिन सेकेंड है, वो इसे चैलेंज किया और अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। पुलकेशिन द्वितीय, जिसने सत्ताश्रय, श्री महावल्लभ, और बाद में चल के देखेंगे कि एक और अच्छा परमेश्वर टाइटल लेगा। तो कहने का मतलब यह है पुलकेशिन द्वितीय। समझ आई? पुल मतलब होता है बाघ, लॉयन, उसको पुल कहते हैं। तमिल भाषा में भी, मलयालम भाषा में पुल्ली मतलब टाइगर होता है। एक बड़ी अच्छी मूवी है साउथ इंडिया की, पुल्ली मुरुगन,
यानी बाघ का शिकारी। पुल्ली मुर्गन डालिएगा, उसको देखिएगा पिक्चर यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगेगा, फैंटास्टिक लगेगा। तो पुल्ली मुर्गन, पुल मतलब सिंह, केसिन मतलब बाल, ऐसा व्यक्ति जिसका बाल सिंह के जैसा हो, लॉयन के जैसा हो, ब्लॉन्डी हेयर, रोहित बल की तरह। समझ आई बात? तो याद रखिएगा, ब्लॉन्डी हेयर, पुलकेशिन, जिसका बाल सिंह के जैसा हो, पुलकेशिन। ये तो बाप का नाम था पुलकेशिन फर्स्ट, इसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। एक पॉइंट ये हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए। पुलकेशिन द्वितीय को हम देखते हैं कि वह जो है नर्मदा के दक्षिण में शासन करता है। ताप्ती नदी भी उसी के क्षेत्र में आता है। तो आज का कुछ मध्य प्रदेश वाला पार्ट, मालवा के रीजन वाला पार्ट, गुजरात का सौराष्ट्र पार्ट और महाराष्ट्र का नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट, ये सब जो राज था चालुक्य था। वेस्टर्न चालुक्य, कैपिटल वातापी या बादामी। और बेटा तीसरा जो है आपका वो है पूर्वी चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य। और ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल थी वेंगी। और वेंगी का मतलब है द एरिया ऑफ गोदावरी कृष्णा रिवर डेल्टा रीजन, यानी साउथ ओडिशा, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश का जो कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है, दिस एरिया इज कंसीडर्ड वेंगी। तो वेंगी के चालुक यानी पूर्वी चालुक, वातापी के चालुक यानी पश्चिमी चालुक, कल्याणी के चालुक यानी चालुक। तो तीन चालुक हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में हम देखते हैं हर्ष की सेना दक्षिण भारत के अभियान पर चली थी। तो दक्षिण भारत के अभियान पर चली थी, तो नर्मदा नदी पर आकर के उसका मुकाबला हुआ पुलकेशिन द्वितीय के सेना से। और यहां हर्ष की सेना डिफीट हुई, नो डाउट। हर्ष डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकेंड, बैंक ऑफ नर्मदा, नेवर क्रॉस द नर्मदा, कहीं कहीं ताप्ती लिख देता है। तो नर्मदा को क्रॉस नहीं करने दिया, यानी हर्षवर्धन के दक्षिण भारत के अभियान को किसने रोका? पुलकेशिन चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य। कहां रोका? नर्मदा। हर्ष का दक्षिण भारत अभियान किस नदी को पार नहीं कर पाया? किसने पराजित किया? कहां यह चर्चा है? देयर वॉज इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख है जिसका नाम है एहोल अभिलेख। क्या नाम है बेटा? एहोल अभिलेख, जो 618 ईस्वी का है, 618 एडी का है एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का जो टाइमिंग है 609 से लेकर 642, कहीं कहीं इसे 610 से 643 दिखाता है। नहीं, 609 टू 642, ये ध्यान में रखिएगा, ये पुलकेशिन का टाइम है। तो पुलकेशिन सेकंड जो है उसने नर्मदा नदी पर हर्ष की सेना को पराजित किया। इस बात की चर्चा पुलकेशिन सेकंड का जो कोर्ट पोएट लॉरिएट है, दरबारी कवि है। पोएट लॉरिएट का मतलब होता है दरबारी कवि। तो पोएट लॉरिएट, दरबारी कवि जो है वो है रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने एहोल में एक अभिलेख लिखवाया अपने राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में। और उस अभिलेख में यह जिक्र है, याद रखिएगा, उस अभिलेख में कालिदास का भी जिक्र है, ठीक है ना, पर हमें जो फोकस करना है, तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसे उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखवाया, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को, उसकी सेना को पराजित करके रोकने का जिक्र है। और इस खुशी में उसने अपना नाम जो है क्या रखा? नरकेसरी। बात समझ में आई? तो उसने अपना टाइटल ले लिया नरकेसरी। अर्थात हर्षवर्धन की सेना को पराजित करने पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी कौन सी उपाधि रखी? नरकेसरी, नरों में सिंह, द लायन इन ह्यूमन। एंड ऑल्सो वन टाइटल मोर, परमेश्वर। अपना दूसरा टाइटल रखा परमेश्वर,
अहंकार कितना हावी है समझ सकते होंगे। नर केशरी और परमेश्वर, तो ये जिक्र है। पॉइंट क्लियर। अब आइए, हर्षवर्धन के समय की भाषा संस्कृत है, याद रखिएगा। प्राकृत भाषा आम जनता बोलती है, वो भी ठीक है। और हर्षवर्धन जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही हर्ष नहीं है भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में 4 हर्ष हैं। एक श्री हर्ष है, एक हर्ष है और एक हर्षवर्धन है। एक तो हर्षवर्धन जो आप पढ़ रहे हैं, एक चंदेल वंश में बुंदेलखंड में जेजा भुक्ति, बुंदेलखंड जो आज है ना यूपी बिहार का, जहां योगी जी गए थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस चल रहा है। बुंदेलखंड में जल जीवन योजना शुरू हुई है और बारिश बहुत कम होती है, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया है, बहुत सारा चीज बुंदेलखंड में है। इसका पुराना नाम जेजा भुक्ति। तो जेजा भुक्ति राज्य में चंदेल वंश का शासन था और चंदेल वंश में एक राजा हुआ हर्ष। तो हर्ष चंदेल वंश में भी है। समझ में आई बात। कश्मीर में लोहार वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, 3 वंशों ने शासन किया इसी मेडिवल टाइम में। तो लोहार वंश का, ठीक है, जो एक शासक था उसका नाम था हर्ष, जो लगभग 1090 से 1101 या 2 के आसपास शासन किया। हर्ष जो है उसके दरबार में भी कल्हन रहता था। राज तरंगनी का लेखक कल्हन जो है हर्ष के भी दरबार में रहता, पर यह हर्ष नहीं, कश्मीर के लोहार वंश का हर्ष राजा। तो आपने देखा चंदेल में हर्ष है, कश्मीर के लोहार वंश में हर्ष है और हर्षवर्धन ये है, और एक परमार वंश में श्री हर्ष है। बात समझाई, परमार वंश में श्री हर्ष है। तो हर्ष ही 3 है, ये ध्यान में रखने की चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्धन वंश हर्ष। अब आइए, अब हर्षवर्धन का एक और काउंटर पार्ट समकक्ष राजा है। कौन? पल्लव वंश। पल्लव डायनेस्टी रूलिंग इन तमिलनाडु रीजन, एंड इन तमिलनाडु कांचीपुरम वाज कैपिटल ऑफ पल्लवास। एंड पल्लव, यू नो एट, राजा जो है उसमें एक राजा होगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। द नरसिंह वर्मन फर्स्ट किंग ऑफ द पल्लव राजा रूल्ड फ्रॉम कांचीपुरम parallel to Harshvardhan during 630 AD to 668 AD। लगभग 38 वर्ष शासन किया, 630 से 668 के भी। तो हो गया ना, बराबर का समकक्ष भी और समय भी एक ही है। अब ये नरसिंह वर्मन जो है, नंबर ऑफ टाइम्स हैज बीन डिफीटेड टू पुलकेशिन सेकेंड, बट पुलकेशिन सेकेंड की हेकड़ी नहीं जा रही थी। परमेश्वर हो गया, नहीं, नरकेशरी का टाइटल, और यहां तो नाम ही है नरसिंह वर्मन। नरसिंह, नरों में सिंह, तो भला एक ही जगह 2 सिंह कैसे रहेंगे? एंड नरसिंह वर्मन वॉज ए ग्रेट मल्ल योद्धा, ग्रेट रेसलर, लाइक आवर गीता फोगाट। मल्ल योद्धा था। ही चैलेंज्ड अगेन टू पुलकेशिन सेकेंड, एंड रेसलिंग हुआ, द्वंद्व युद्ध, जब 2 लोग लड़े, द्वंद्व युद्ध हुआ, एंड फाइनली पुलकेशिन द्वितीय डिफीटेड बाय नरसिंहवर्मन, एंड नरसिंहवर्मन राइट टैटू, रियल टैटू गुदवा दिया। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर, बैक ऑफ द पुलकेशिन सेकेंड, नरसिंहवर्मन में लिखवा दिया विजेत, मतलब मैंने तुम्हें जीता है, मैंने तुम्हें जीता है, विजित लिखवा दिया। विजित मतलब विजय, मैंने जीता, लिखा दिया। बात है। और अपनी टाइटल ली मामल्ल। मामल्ल मतलब महाबली, बाहुबली नहीं, महाबली। एंड इन दैट रिगार्ड्स he established a religious city, Mamallapuram, so that considered Mahabalipuram as an offshore temple in Tamil Nadu. That was a great port in medieval time history, जहां पर हम शी जिनपिंग को भी बुलाए थे, स्वागत किया था, नहीं? तो महाबलीपुरम, जहां पर नरसिंहवर्मन 7 पगोडा, 7 रथ मंदिर स्थापित करेगा,
और पल्लव में जब आएंगे तो बताएंगे इसके बारे में, वो 7 रथ मंदिर के फिर बहुत डिटेल हो जाएगा। तो ये है नरसिंह वर्मन, एंड रिमेंबर ही वाज ए ग्रेट वॉरियर। अब इसी समय है श्रीलंका, हर्ष के समय में श्रीलंका, और श्रीलंका नोन एज सिलोन, और श्रीलंका का जो राजा है मानवर्मन, एंड मानवर्मन टोटली हैवॉक फ्रॉम हर्षवर्धन। मानवर्मन हर्षवर्धन से डर गया और उसने जो है किसके संरक्षण में चला गया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, पल्लव राजा के संरक्षण में चला गया। बचा लीजिए, दैट वाज हर्षवर्धन। और उड़ीसा को उस टाइम में गंजम कहते हैं या गंजाम, आज भी एक डिस्ट्रिक्ट है गंजाम। तो वेंगी को तो नहीं, लेकिन गंजाम को जीत लिया। इन दैट रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये है हर्षवर्धन, ये है उसका हिसाब किताब। पर ये हर्षवर्धन अभी अधूरा ही है, पूरा होगा। टेक ए ब्रेक ऑफ 2 to 3 मिनट, 2-3 मिनट के ब्रेक में आई एम कमिंग बैक। अब हर्षवर्धन का अंदाज दूसरा देखिएगा, ठीक है? 2 मिनट्स जस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। फिर अब शुरुआत करते हैं अब अनदर ओके साइड ऑफ द हर्षवर्धन कैरेक्टर, इसे समझते हैं। लिसन केयरफुली। अब है हर्षवर्धन का पर्सनल लाइफ लेना है। पर्सनल लाइफ हर्षवर्धन का कैसे महत्व रखता है और कैसे सवाल आता है। हर्षवर्धन शिव भक्त था, महादेव का परम भक्त था, उसकी पूजा करता। हर्षवर्धन विष्णु का भी परम भक्त था और विष्णु की खूब पूजा करता। हर्षवर्धन इंद्र का भी बहुत बड़ा भक्त और इंद्र की पूजा हर्षोल्लास के साथ अपनी राजधानी कन्नौज में खूब करता था, मस्ती से। इंद्र की आदमकद प्रतिमा बनाता था।
आदम का प्रतिमा। और उस टाइम में इंद्र को कहते हैं सुनासिर, इंद्र सुनासिर। तो इंद्र सुनासिर यानी इंद्र की बड़ी प्रतिमा बनाता और खुद अपने माथे पर इंद्र की प्रतिमा को लेकर के चलता था, जुलूस निकालता था। जैसे आज गणेश चतुर्थी होता है, मां दुर्गे की पूजा होती है, मां सरस्वती की पूजा होती है, नहीं, गणपति बप्पा मोरया होता है, ऐसे ही ये इंद्र की पूजा करता था। और इस इंद्र पूजा में इसके सारे जो आसपास के राजा थे, सामंत थे, सभी इनवाइटेड होते, आमंत्रित होते और सब उपस्थित होते और सब मिलकर के वेलफेयर का वर्क कर रहे होते थे। तंबू तान के रखता था ये भास्कर वर्मन, ये वर्चस्व था हर्षवर्धन का। तो ये इंद्र का पूजा करने वाला, शिव का भक्त, विष्णु का पुजारी कन्वर्ट इनटू महायानी बौद्ध, देयर वाज ए मीनिंगफुल मैटर डेफिनेटली। तो चलिए, तो एक तो ये देख लिया। दूसरा, वो समय के साथ देखें तो परम दानी था। कैसे? तो बहन शादी की नहीं, राजमाता के रूप में रही और परम दानी बनी, और ये भी उसके साथ साथ परम दानी। मैं आपको बताऊं, जो आज का प्रयागराज है, जो कल का इलाहाबाद था, याद रहे, और उससे पहले फिर ऐसे ही प्रयागराज था। प्रयागराज, प्रयाग का मतलब होता है कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, नदियों का संगम। जहां दो या दो से ज्यादा नदी आकर एक जगह मिले उसको संगम कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। संस्कृत में प्रयाग कहते हैं, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बहुत सारे प्रयाग है ना। तो ये तो प्रयागराज यानी प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण, जहां गंगा, सरस्वती और यमुना नदी का संगम होता है, उत्तर प्रदेश के प्रयाग। प्रयाग का महात्म बहुत है और कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश भी निकला। जब जहर निकला, ठीक है, तो उसे किसने पिया? शंकर जी ने। तो कंठ नीला हो गया, नीलकंठ कहलाए। अब जब निकला अमृत तो देवता लोग को तो चाहिए ही, और जो असुर हैं, राक्षस, वो कहते हैं हम लेंगे तो हम लेंगे, दोनों में फंस गया। अब राक्षस ने अमृत कलश लेके देवलोक के वायु मार्ग से भागने लगा। मान लीजिए आप ऐसे क्या, तो आजकल तो ड्रोन इतने प्यारे प्यारे हैं कि आप फ्लाइट ले लेते हैं आराम से, तो लेके चल दिया पीछे पीछे देवता लोग, और इस लुका छिपी में ही कई बार अमृत कलश से अमृत की बूंदें धरती पर गिरती गई। ऐसी कुछ बूंदें उज्जैन में, कुछ बूंदें गोदावरी नदी नासिक में, कुछ बूंदें हरिद्वार में, और बहुत सारा प्रयाग में। तभी तो इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो याद रखिए, तो याद रखना है कि प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक दान सभा का आयोजन हर्षवर्धन करता था। हर्षवर्धन ये दान सभा का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष पे करता और बहुत सारी चीजें दान पुण्य करता। जो कोई भी आता निराश होकर नहीं जाता, जिसकी जो मदद कर सकता है, जो दे सकता है, ये देता था। बहन और ये दोनों हर 5 वर्ष पे, याद रखिएगा। जब छठा जो है ये दान पुण्य कर रहा था, तब जो है हम देखते हैं वहां पर हवन सांग भी उपस्थित होगा छठे वाले में। खैर, दान पुण्य खूब करता था। और कहते हैं एक बार अंततः जो लोग आते रहे, मान लीजिए 1 महीना ठहरता होगा, अंततः जो आए तो कुछ बचा नहीं था दान पुण्य के लिए, तो हर्षवर्धन ने अपने वस्त्र दान कर दिए उस व्यक्ति को। और राजा का वस्त्र भी लाखों का है, दान कर दिया। और बहन से वस्त्र लेके पहन करके कन्नौज राजधानी आए। ये जिक्र है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में भी और आईएएस में भी। तो ये इतना बड़ा दानी था। तो बहन के वस्त्र पहन के आ गया। उस टाइम में कोई सूट सलवार तो होता नहीं, तो जिस प्रकार के वस्त्र होते, पुरुष जो जितना पहन सकता है पहन लिया होगा। तो ये चीज है, इतना बड़ा दानी था। तो दान देखा, दिस इज द कंसीडर्ड बिगिनिंग ऑफ कुंभ मेला एट प्रयाग एफर्ट्स हर्षवर्धन, प्रत्येक 5 वर्ष पे। तो ये हो गया आपका। अब जब हवन शांग आया था प्रयाग में, छठे मेले में, छठा दान सभा में, तो उसे पतिमोख भी कहा गया है। पतिमोख सभा, कोई बात नहीं, इसको साइड कर दीजिए। अब देखते हैं, ये दानी है, एक चीज क्लियर हो गया।
अब देखते हैं, ये खुद एक अच्छा विद्वान है, स्कॉलर है। इसके दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स रहते थे और ऐसे स्कॉलर्स में बहुत सारे नाम हैं। हरिदत्त, जैनक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और हरिदत्त के अलावे, जैनक के अलावे एक और था, मयूर। तो मयूर है, हरिदत्त है, जैनक है, और इन सब से परे बाण भट्ट है। बाण भट्ट इनका दरबारी कवि, महाकवि एंड कोर्ट हिस्टोरियन, वो इतिहासकार भी है और कवि भी है। तो प्रायोरिटी दे तो कवि पर दीजिएगा, पोएट लॉरिएट पे, पर इतिहासकार भी। इसने हर्ष चरित्र नाम से हर्षवर्धन का इतिहास लिखा, हर्ष चरित्र नाम से। तो हर्ष चरित है, चरित्र नहीं, चरित, जैसे रामचरित। और दूसरी किताब लिखी कादंबरी, तो कादंबरी ने भी लिखी और हर्षचरित ने भी लिखी। तो ये चीजें, ठीक है, कादंबरी और हर्षचरित। अब आगे सुनिए। बाण भट्ट स्कॉलर है, यू नो बेटर। चलिए अब हम बात करते हैं, वह खुद हर्षवर्धन ग्रेट स्कॉलर, दानी और साहित्यकार, और साहित्य में, लिटरेचर में ड्रामा, नाटक लिखता था। उसने 3 नाटक लिखे ऐसा माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है ये तीनों नाटक उसके दरबार में रहने वाले भट्ट ने लिखे, लेकिन उस पर इसने अपना नाम लिखा, यानी लिखने का काम वो कर रहा होगा, ये बोल रहा होगा। जैसे हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुए खुशवंत सिंह, बस बोलते थे, लिखने का काम उनके नीचे के स्टाफ करते। ऐसे ही और भी लोग हैं कुछ। कहने का मतलब हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखी, 3 नाटक लिखी संस्कृत में। नागानंद ये नाग राजवंश की राजधानी है और नाग वंश के ऊपर लिखा था, नागानंद। और इसमें जिमूत वाहन की कथा है। जिमूत वाहन की कथा जो है, यानी कैसे अपनी एक माँ अपने पुत्र को जिंदा रखने के लिए व्रत रखती है और बहुत सारी चीजें, एक राक्षस राज था इस तरह से। वही चीज आज भी बिहार यूपी में एक पर्व मनाया जाता है, जितिया, जिसमें माँ उपवास रखती है और अपने बच्चों की जान की परवाह करके, रक्षा करके भगवान से दुआ मांगते हैं, उपवास रख के। ठीक ऐसे ही हमारे हरियाणा में होता है अहोय, ठीक है ना। तो जिमूत वाहन की कथा ये यूपीएससी पूछ चुका है, किस में है, नागानंद में। ये एक ड्रामा है, हर्षवर्धन ने लिखे। दूसरा ड्रामा है उसका रत्नावली, तो रत्नावली के ऊपर भी लिखा गया है। और तीसरा जो है उसका प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका में एक नाटक लिखा जा रहा है जिसमें कोई अलग नाटक जो मंचन हुआ वो लिखा जा रहा है, यानी नाटक के भीतर नाटक। ऐसे कई हॉलीवुड मूवीज हैं जो दिखेगा कि एक मूवी देख रहे हैं, लेकिन वो मूवी का सब्जेक्ट है कि मूवी कैसे बनती है, ठीक है ना। और ऐसी एक और मूवी है कसूर। कसूर में भी यही है पूरी कहानी, फिल्म के भीतर फिल्म है। ऐसे ही एक और है, ऐसे आई जो मूवी है अपनी साउथ इंडियन मूवी, वो भी ऐसे ही है। तो गर्भ नाटक कहते हैं, नाटक के भीतर नाटक, गर्भ नाटक। तो प्रियदर्शिका वॉज गर्भ नाटक। ये 3 किताब, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसी ने लिखे, ठीक है। हर्षवर्धन जो है अशोक की तरह ही एक बौद्ध संगति का आयोजन किया, ठीक है। बौद्ध संगति का आयोजन माना जाता है कि ये 643 में किया, 642 में, 42 43 कहते हैं लेकिन 42 माना जाए, 642 में किया। और कहां, कन्नौज में। इसको 5वीं बौद्ध संगति का दर्जा मिल चुका है। इस बौद्ध संगति में देखते हैं, 5वीं बौद्ध संगति में हवेनशांग मौजूद है। और इस बौद्ध संगति के संदर्भ में जो देखते हैं, बड़े लेवल पर शास्त्रार्थ हुआ। जितने भी आसपास क्षेत्र, अन्य देश के बौद्ध स्कॉलर थे, हिंदू स्कॉलर्स थे, सभी जाति धर्म के लोग उपस्थित हुए और शास्त्रार्थ हुआ, तर्क विद्या पर, धर्म विद्या पर, अध्यात्म पर, ईश्वर पर, आत्मा पर। इस डिस्कशन में हवेनसांग जीतता रहा। हवेनसांग का जो संदर्भ देखे, जब जीतता रहा तो यह देखा जाता है कि हवेनसांग को मारने की कोशिश की गई थी,
ये बीच में आया और कहा, खबरदार जो किसी ने हवेन सांग को हाथ भी लगाया, मैं उसका गर्दन तोड़ दूंगा, गर्दन गर्दन तोड़ दूंगा। ये डायलॉग है लिखा हुआ। बाद में पंडाल में आग लगा दिया तंबू में कि किसी तरह से हवेन सांग जल मर जाए, पर बचा लिया गया। तो हवेन सांग का जिक्र है और उसी के प्रभाव में हर्षवर्धन महायानी बौद्ध धर्म को अपना लेगा। ठीक है, तो समय कहता है कि इससे आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है हर्षवर्धन का। कल हम इसे आगे बढ़ा के फिनिशिंग लाइन भी देंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। ये हर्षवर्धन अभी भी 60% आपने सुना है, 40% हर्षवर्धन अभी बाकी है। हर्षवर्धन आपके हर्ष को बढ़ा देगा इतने सारे सवाल दे करके। इन दैट रिस्पेक्ट आई एम गोइंग टू बी एंड दिस क्लास and the volume 2 of Vardhan Dynasty will be telecast tomorrow, same time. Thank you everyone. Okay, bye.